जय हिंद बच्चों, मैथ अड्डा 16 पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों आज हम कक्षा 9 की प्रश्नावली पर क्षेत्रफल और आयतन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ेंगे। ठीक है। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ने से पहले सभी बच्चों से निवेदन है कि आप मैथ अड्डा 16 के चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे। अपने दोस्तों को शेयर करना है, लाइक और कमेंट करना है। जो बेल आइकन वाला घंटा बच्चों उसे अवश्य प्रेस कर लेना है, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन बच्चों सबसे पहले आप प्राप्त कर सके और क्लास का आनंद उठा सके। अब बच्चों जो हमारी प्रश्नावली है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, कौन सी प्रश्नावली है? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है। इस प्रश्नावली को पढ़ने से पहले मैं आपको इसका ये बताऊंगा कि सिलेबस, जो नया सिलेबस बना ना, हमारे नई बुक बनी है, उस बुक में इस प्रश्नावली को क्या नाम दिया गया है। तो नई वाली बुक में प्रश्नावली कौन सी होगी? बच्चों 11 की प्रश्नावली होगी है। कौन सी है? 11 की प्रश्नावली। ठीक है। अब जो हमारी प्रश्नावली है 11 की प्रश्नावली है, उसमें से देखो आपकी 13.1 की प्रश्नावली, जो पुरानी वाली बुक है ना उसमें ये प्रश्नावली कौन सी है? 13 की। और नई वाली बुक में कौन सी है? 11 की। तो आपकी 13.1, 13.2 की प्रश्नावली हट गई बच्चों। और कौन सी पढ़नी है आपको? 13.2 पढ़नी है। ठीक है। 13.3 पढ़नी है। आपकी फिर 13.4 हट गई है। कौन सी? 13.2 पढ़नी है, 3 पढ़नी है, 13.4 पढ़नी है आपको। उसके बाद में आपको कौन सी पढ़नी है? 13.4 पढ़नी है, 13.2 सॉरी 13.3 पढ़नी है और 13.4 पढ़नी है। 13.5 आपकी हट गई बच्चों, 13.5 हट गई है। फिर 13.6 भी, 13.6 देख लेता हूं मैं है कि नहीं है। 13.6 पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है? तो 13.5 हमें पढ़नी नहीं है, तो हमें पढ़नी है फिर 13.6 नहीं पढ़नी है क्या? देखता हूं मैं बुक में देख लेता हूं। 13.6 भी आपको नहीं पढ़नी है। तो आपको कौन सी पढ़नी है? 13.6 के बाद में 7 पढ़नी है और 13.8 पढ़नी है बच्चों। कौन सी पढ़नी है? 13.8 भी पढ़नी है। ये प्रश्नावली है तो आपको पढ़नी है पुरानी वाली बुक में, और ये पुरानी वाली बुक में नहीं पढ़नी है। कौन सी पढ़नी है? एक तो आपको पढ़नी है 13.3, 13.4, 13.7 और 13.8। जो पुरानी वाली बुक है उसमें ये प्रश्नावली आपको पढ़नी है। ये वाली आपके सिलेबस से हट गई है। अब जो नई वाली बुक बनी है ना, इस प्रश्नावली को नाम दे दिया गया है 11 की। कौन सी प्रश्नावली दे दी है? 11 की प्रश्नावली। अब ये 11 की प्रश्नावली बन गई है। 11 की प्रश्नावली, ये प्रश्न आपकी नई वाली बुक में रहेगी 11.1, 11.2, 11.3 और 11.4। हम बच्चों अब नए सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे। मैं बस इतना बोलूंगा कि ये 11.1 की प्रश्नावली पढ़ रहे हैं और 11.2 की पढ़ रहे हैं, 11.3 की, 11.4 की। तो आप अपने जो पुरानी वाली बुक है ना उसमें लगा लेना ये वाला। ठीक है। आप टिक लगा लेंगे कौन सी प्रश्नावली आपको पढ़नी है, ताकि आपको फिर मैं पढ़ाऊं तो उसमें दिक्कत ना हो। फिर आप किताब में ढूंढते फिरोगे, सर ने पता नहीं कौन सी प्रश्नावली पढ़ा रहे हैं, तो उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आप लगा लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। तो आपने ले लिया होगा। अब देखो, अब छोड़ो इसे। तो ये हमारी प्रश्नावली कौन सी रहेगी? 11 की प्रश्नावली रहेगी। तो मैं यहां लगा देता हूं, ये कौन सी प्रश्नावली है? 11 प्रश्नावली पढ़ रहे हैं हम 11 की। अब 11 की प्रश्नावली पढ़ने से पहले बच्चों हम कौन सी हमने पढ़ी है? 13.3 पढ़नी है ना हमें, मतलब 11.1 की प्रश्नावली पढ़नी है। ये बच्चों शंकु, शंकु पे आधारित है। शंकु का आयतन है, शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण परिधि क्षेत्र, इनके इन पे आधारित है। तो हम पहले शंकु की पूरी डिटेल पढ़ेंगे। इसके सूत्र कैसे कैसे याद तो कर नहीं सकते आप, क्योंकि रटना थोड़ी है, हमें सीखना है, ताकि हम कभी नहीं भूले। तो हम इसके डायग्राम के माध्यम से इसके सूत्र निकालना सीखेंगे। ठीक है। ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब देखो इसके सूत्र सीखेंगे पहले। ठीक है। अब कौन कौन से सूत्र सीखेंगे हम? एक तो सीखेंगे हम शंकु का आयतन। क्या सीखेंगे? शंकु का आयतन कैसे प्राप्त करेंगे। और शंकु का आयतन कितना होता है बच्चों? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पढ़ेंगे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ेंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? पाई आर एल। ये सारे पढ़ेंगे हम, है ना। उसके बाद में पढ़ेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये क्या होता है बच्चों? ये होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब ये कैसे आता है ये हम पढ़ेंगे। ठीक है। अब ये 1/3 क्यों आता है? अब पहले मैं आपको शंकु की आकृति दिखा देता हूं कैसी होती है।
इस तरह की होती है बच्चों। शंकु की आकृति इस तरह की होती है। ये वर्त तो यहां इसका केंद्र हो गया, और वर्त के केंद्र से वर्त की परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। वर्त के केंद्र से वर्त की परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, तो ये वाली त्रिज्या हमारी ये क्या रहेगी? त्रिज्या। ठीक है, अब यहां से मैंने यहां त्रिज्या को इस शंकु के केंद्र मतलब शीर्ष से मिला दिया, तो ये होती है बच्चों इसकी ऊंचाई। क्या होती है? ऊंचाई। आपने आपने कह दिया कि सर ये ऊंचाई होती है, तो बाकी जो ये तिरछी लाइन है इसे क्या कहते हैं? तो ये होती है बच्चों तिरक ऊंचाई। क्या होती है? तिरक ऊंचाई। तिरक में तिरछी लाइन है, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं? तिरक ऊंचाई। वैसे देखो, अब ध्यान दीजिए, ये वाला देखो 90 डिग्री का कोण होता है, शीर्ष से त्रिज्या पे लंब हो गया ये, तो ये 90 डिग्री जो सामने वाला आप जानते हो समकोण त्रिभुज में क्या होता है? कर्ण होता है। तो कर्ण को हम क्या बोलते हैं? शंकु में तिरक ऊंचाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तिरक ऊंचाई बोलते हैं। अब शंकु का डायग्राम तो आपने पता लगा, लेकिन ये शंकु का डायग्राम ये होता है। अब सूत्र कैसे प्राप्त होते हैं? ये वाला। उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे? ये शंकु का ये वाला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आता कैसे है, ये सूत्र पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो शंकु का आयतन देखो कैसे आता है। मैं एक बेलन बनाता हूं, इस बेलन के माध्यम से सीखेंगे हम। ठीक है, और ये वाला हो गया। हो गया। अब देखो, अब बच्चों यहां से क्या होता है, और ये देखो यहां से यहां तक इसकी दूरी ले लेते हैं। ठीक है, ये वाली। अब इस बेलन से हम शंकु प्राप्त करेंगे। देखो, इस केंद्र से हम इसको यहां से इस कोने तक मिलाते हैं, और इस वाले को हम, ये सही नहीं बन रही है, थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूं, इस कोने से मिलाते हैं। अब आप ध्यान से देखोगे तो एक शंकु बन गया है, और ये शंकु इसके अंदर 3 दिखाई दे रहे हैं आपको। देखो कितने, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग दिखाई दे रहे हैं। ये बेलन कितने भागों में बट गया है? 3 भागों में बट गया। कितने भागों में बट गया? 3 भागों में। अब मैं आपसे कहूं कि जो 1 भाग है, ये 3 भागों का कितना, मैं पूछूं आपसे कि 1 भाग वो 3 भागों का, 1 भाग टोटल का कितना है? 3 भागों का 1/3 है क्या? है कि नहीं है? इस टोटल जो 1 भाग है, ये टोटल का कितना? 1/3 है कि नहीं? 1/3। अब जो ये सूत्र है ये कैसे इस बेलन का आयतन होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है बच्चों। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब पाई आर स्क्वायर एच को, अब बेलन का क्या होता है? आयतन कितना? पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहां तो शंकु तो एक ही भाग है इसका, कितना है? 1 भाग, मतलब शंकु 3 भागों का कितना? 1 भाग। इसका मतलब ये जो आयतन है इस शंकु का आयतन, ये बेलन के कितने भाग का है? 1/3 भाग का। कितने भाग का है? 1/3 भाग का। इसलिए इसको हम क्या लिखते हैं? शंकु का आयतन कितना? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लिखते हैं, क्योंकि जो बेलन का है ये तीसरा भाग होता है शंकु। कितना भाग होता है? तीसरा भाग। इस बेलन में कितने शंकु बन जाते हैं? 3 शंकु बनते हैं। कितना भाग होता है इसका? 3 भागों में। जब एक बेलन से हम शंकु निकालते हैं तो इस बेलन को कितने भागों में बांट देते हैं? 3 भागों में, और ये तीसरे भाग का 1 भाग होता है। 3 भागों का कितना भाग होता है? 1 भाग। इसका मतलब 1/3 भाग होता है। इसलिए बेलन के आयतन को अगर 1/3 से गुणा करते हैं तो किसका आयतन आता है? शंकु का आयतन आता है। तो ये आप समझे कि आयतन कैसे आता है, इस तरह शंकु का आयतन। अब आप कहोगे सर 1/3 तो बता दिया, ये कहां से लाए आप? ये तो पूछोगे ना कि ये कहां से लाए सर आप। अब देखो बच्चों, पहले बात हम इस पाई के बारे में पढ़ेंगे कि पाई क्या होती है। तो पाई देखो बच्चों, एक जैसे मैं एक सर्किल बनाता हूं, सर्किल में तो वर्त बनाता हूं, ये वर्त की जो चारों तरफ की जो ये आपको देखो, मैं पेन इसको मार्कर को ऐसे घुमा रहा हूं, ये वर्त की क्या कहलाती है? परिधि कहलाती है बच्चों। क्या कहलाती है? परिधि। उस परिधि को हम सी से लिखते हैं। किसे लिखते हैं? सी से। और ये वर्त का केंद्र हो गया। वर्त का केंद्र से वर्त की परिधि, वर्त के केंद्र से वर्त की परिधि तक की दूरी मैंने अभी बताई, क्या आती है? त्रिज्या। वर्त के केंद्र से जाने वाली, वर्त की परिधि पर स्थित, वर्त की परिधि, वर्त के केंद्र से जाने वाली रेखा, वर्त के किसी 2 बिंदुओं पर स्थित रेखा क्या कहलाती है हमारी? देखो यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या कहलाती है? हमारी व्यास कहलाती है। लेकिन वो कहां से जाती है? वर्त के केंद्र से। वर्त के केंद्र से जाने वाली रेखा वर्त के किन्हीं 2 बिंदुओं पर स्थित होती है, वो क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। व्यास। अब जो परिधि, ये पाई क्या होती है? पाई एक तो वैसे तो देखे तो एक नियतांक होता है। क्या होता है?
नियतांक, नियतांक जिसका मान अनंत होता है बच्चों, क्या होता है, अनंत होता है। एक पाई क्या होता है, एक नियतांक होता है जिसका मान अनंत होता है। अब पाई देखो, ये पाई आया कैसे, अब इसको निकाला कैसे गया है कि इसको कहा गया कि परिधि, अगर परिधि में हमें किसका व्यास का भाग लगा दे तो हमें क्या मिलती है, पाई मिलती है बच्चों, क्या मिलती है, पाई मिलती है। इसको ऐसे सिद्ध किया गया है कि यदि परिधि में आप व्यास का भाग लगा दो तो आपको क्या मिलती है, क्या मिलती है, एक पाई मिलती है, मतलब अनंत मान मिलता है आपको, एक अनंत। बस एक परिधि में अगर आप भाग लगाओ किसका, व्यास का, तो आपको एक पाई मिलेगी जिसका मान, आप पाई का मतलब जो अनंत मान होता है। जैसे पाई को आप जानते हो कि आप पाई को वैसे देखते हो तो पाई का मान आपको क्या बताया जाता है, 22/7 होता है, या फिर आपको बताया जाता है 3.14 होता है। पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा, 8वीं क्लास में आपने पढ़ा है, तो आपको बताया कि पाई का मान 22/7 और 3.14 होता है। इसका मतलब ये एकदम स्थायी मान नहीं है, ये लगभग मान है, फिक्स मान नहीं है ये कि इसका 3.14 होता है 22/7। अनंत मान, इस पाई का मान बच्चों अनंत होता है, अनंत कह नहीं सकते कितना होता है। इसका मतलब अगर आप परिधि में व्यास का भाग लगाओगे तो हमें पाई मिलेगा, पाई मतलब अनंत मिलेगा, ऐसे समझिए। क्या मिलेगा, एक अनंत मान मिलेगा, उस अनंत मान को हमने क्या नाम दे दिया है, पाई नाम दे दिया है। क्या नाम दिया, पाई। अब देखो यहां से आपको एक सूत्र मिलेगा, क्या मिलेगा, सूत्र। व्यास, व्यास हमेशा बच्चों परिधि का क्या होता है, दुगना होता है, क्या होता है, दुगना होता है। इसका मतलब अगर यहां से लेके यहां तक की दूरी हमारी क्या है, आर है, तो इसका मतलब व्यास कितना हो गया, व्यास कितना हुआ बच्चों, 2r हो गया। क्या व्यास कितना हुआ, 2r हो गया। अब ये मत सोचना कि सर आप पढ़ा क्या रहे थे और आ कहां गए, क्योंकि थोड़ा जो डिटेल में होता है उसको पूरा पढ़ेंगे हम। एक बार सूत्र पढ़ा रहे, पर्सनली पढ़ेंगे ना तो फिर फटाफट क्वेश्चन हो जाएंगे, उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो ये हो गया व्यास। इसका मतलब परिधि, परिधि को आप सी से लिखते हो, या परिधि को परिधि रहने दो, यहां पे हिंदी में रहने दो, परिधि। व्यास कितना हमारा 2r बटे में 2r बराबर पाई। इस 2r को इधर भेजो, ये भाग में उधर किसमें जाएगा, गुणा में, तो आपके पास परिधि कितने है बच्चों, 2 πr। ये मिला क्या आपको, ये मिला क्या। और ये देखो, इसका मतलब आप समझे कि वर्ग की परिधि कितनी होती है बच्चों, 2 πr होती है। कितनी होती है, 2 πr। इसका मतलब आपको एक सूत्र मिल गया है कि वर्ग की परिधि कितनी होती है, 2 πr होती है। इसलिए इस पाई को काम में लेते हैं, क्योंकि ये वर्ग की जो वर्ग होता है ना, इसका ही तो होता है वर्ग, परिधि होती है, इसलिए इसको काम में लेते हैं हम, वर्ग की परिधि। अब देखो इसको कैसे, अब हम इसको काम में लेंगे। अब इस सूत्र सारे अब आसानी से आप पहचान लोगे। तो देखो अब मैं मिटा दूं इसे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसको फिर से डिटेल में पढ़ते हैं। ये सूत्र तो आपको मैंने बता दिया 1/3 कैसे आया, ठीक है। अब देखिए आप, अब सारा काम इस शंकु पे चलेंगे हम। अब इस बेलन की आवश्यकता है नहीं, मैं तो ये 1/3 बताने के लिए आपको ये बेलन बनाया था। बाकी अब शंकु पे चलते हैं। यहां से लेके केंद्र हो गया, इसे ये वर्त बनाओ ना, एक वर्त, वो केंद्र से और परिधि तक की दूरी त्रिज्या होगी, ये वाली हमारी ऊंचाई होगी बच्चों, ठीक है। अब कहोगे सर ये आयतन आया, आयतन तो मैंने बता दिया कैसे आया है, आयतन बता देना कि कैसे आया, 1/3 πr स्क्वायर एच। तो पाई स्क्वायर एच, एक बात ये और नहीं बताई मैंने, पाई आर स्क्वायर एच कैसे आया, ये इतना बताई ना मैंने। इसका मतलब एक बार और जाएंगे इस बेलन पे, आयतन, एक बात देखना बच्चों, जब भी आयतन निकालते हैं किसी आकृति का, तो आपने जैसे मानो इस मार्कर का आयतन निकालना है, आयतन उस आकृति का निकलता है जिसके अंदर हम कुछ डाल सकते हैं या निकाल सकते हैं। जैसे किसी बाल्टी में आपने पानी डाला या निकाला, तो उसी का आयतन निकालते हैं जिसमें हम जैसे निकाल सकते हैं, किसी आकृति में कुछ डाल सकते हैं, लिक्विड डाल सकते हैं, किसी कुएं से मिट्टी निकाल सकते हैं, तो उस वक्त आयतन निकलता है। इसका मतलब एक बात देखिए आप, ये क्या बना हुआ है, बेलन है। इसका मतलब जो ऊपर वाला भाग, इसके ऊपर जब इसका आयतन निकालना तो इसके ऊपर ढक तो नहीं लगा होगा, ढक तो नीचे की तरफ भी लगा होगा, क्योंकि जैसे हम किसी मिट्टी पानी डालेंगे इसके अंदर, तो अगर इसके ढक नीचे नहीं होगा तो ये निकल जाएगी क्या मिट्टी पानी, तो ये तो होगा नहीं, यहां ढक है। अब ये ढक देखो बच्चों क्या है, ये वर्त है, और वर्त का क्षेत्रफल बच्चों हमेशा देखो, ये वर्त है ना, वर्त, वर्त है, ये यहां तक ये वर्त होता है, और वर्त का क्षेत्रफल हमेशा बच्चों पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब साथ में पाई आर स्क्वायर होता है, तो साथ में ये तो शंकु है,
पायर स्क्वायर, इसकी ऊंचाई में वर्त की ऊंचाई तो नहीं होती है, इसकी ऊंचाई होती है, तो इसकी ऊंचाई होती है, तो ऊंचाई कितनी होती है, उस ऊंचाई को हम h से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? h से। बेलन की ऊंचाई को किसी ने h से, तो हम इसको h से और गुणा करते थे। इसका मतलब इस शंकु का आयतन कितना हो जाता है हमारे पास? पाई आर स्क्वायर एच। क्या आता है? इस बेलन का भी आयतन क्या आता है? पाई आर स्क्वायर, और शंकु का आता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस तरह ये सूत्र निकल के आता है हमारा, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच आता है। ठीक है, अब आप कहोगे सर इस वर्त है, इसका आयतन क्यों आपने पाई आर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल क्यों लिया? बच्चों वर्त होता है ना, वर्त, इसका क्या नहीं होता है? आयतन नहीं होता है। वर्त आपने सिक्का देखा है, उसका आयतन थोड़ी होता है। क्या उसके अंदर कुछ डाल सकते हो? क्या नहीं डाल सकते, बस इतना उसका क्षेत्रफल होता है। उस क्षेत्रफल को आयतन मान के चलते हैं, उस आयतन को हम किससे गुणा करते हैं? एच से। तो टोटल हमारे पास क्या आ गया? टोटल क्या आ गया? क्षेत्रफल आ गया, ये आयतन आ गया, सॉरी क्या आ गया? आयतन आ गया। इस तरह आया, इस तरह हमारे ये क्या आ गया? पाई आर स्क्वायर एच आ गया। समझ गए ना आप? हाँ, तो अब देखो, अब उसके बाद में क्या आ रहा है बच्चों आपके पास? क्या आ रहा है? वक्र परिस्थिति क्षेत्र। अब वक्र परिस्थिति क्षेत्र क्या होता है बच्चों? देखिए इस मार्कर पे ध्यान रखना, इस मार्कर पे वक्र का मतलब होता है बच्चों, एक तो ऊपर वाला भाग नहीं है, एक नीचे वाला भाग नहीं, केवल ये वाला भाग। देखो ये जैसे रिंग की तरह, अब ये वाला भाग ऊपर ऊपर वाला, मध्य मध्य वाला भाग, सॉरी इस मध्य मध्य वाला भाग क्या होता है? वक्र होता है। अब वक्र देखो, ये वाला भाग है शंकु का, ये वाला भाग ये वक्र है। ये वाला भाग नहीं नीचे वाला, और न ऊपर वाला, ये वाला भाग। अब वक्र में देखो अब क्या क्या आता है? वक्र में क्या है? एक तो तिरक ऊंचाई आ गई, आगे की नहीं आ गई, तिरक ऊंचाई आ गई है। अब दूसरी बात कहोगे सर वक्र में ये कैसे आ गया? अब वक्र है तो वक्र में ये आ गई, ऊपर देखो, अब गोल है, ये परिधि, एक परिधि है ना इसकी, परिधि है कि नहीं है? परिधि हुई ना इसके चारों तरफ का भाग, क्या आ गया? वक्र हो गया। इसमें तो पाई आ गया, साथ में क्या आ गया? पाई आ गया, साथ में क्या आ गया? आर आ गया। और ये अब वक्र है तो ये देखो तिरक ऊंचाई है, तिरक ऊंचाई मैंने बताया था आपको किससे लिखते हैं? एल से। किससे लिखते हैं इसको? तिरक ऊंचाई को एल से। तो ये भी इसके साथ आ गई। इसका मतलब इस तरह आता है ये वक्र, क्या आता है? पाई आर एल। तो शंकु का वक्र परिस्थिति क्षेत्र में क्या होता है? पाई आर एल। अब सर अब तक आपने पढ़ा है एच होती है, आर होती है, कि एल क्या होती है? इस एल को निकालने के लिए एक सूत्र होता है बच्चों, यहां मैं लिख देता हूं एल को निकालने के लिए। तो यहां एल, एल को निकालने के लिए होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल बराबर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये कैसे आता है? तो ये देखो, आपको ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये वाला समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज का ये तो बच्चों क्या है? आधार। ये समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का कोण, इसके जैसे सामने वाला कर्ण होता है, और जिसपे ये खड़ा है ये क्या होता है? हमारी ऊंचाई, मतलब एच का मान है ना, ये एच होती है, ये वाली आर होती है, और ये एल होगी। तो शंकु जो आपने पढ़ा है कौन सा? समकोण त्रिभुज। इसमें कौन सी प्रमेय पढ़ी है? पाइथागोरस प्रमेय। इस पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से ये वाला सूत्र निकल के आता है, ये वाला सूत्र पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से निकलता है। तो पाइथागोरस प्रमेय आप इसमें लगाओगे ना, तो ये वाला सूत्र आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये सूत्र आपको याद रखना है, जब भी आपको एल का मान निकालना है तो आपको कौन सा सूत्र लगाना है? ये वाला। ठीक है, कौन सा सूत्र लगाओगे? ये वाला सूत्र लगाना है, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, है ना, निकालने में। अब ये वाला हो गया, ठीक है, टोटल हो गया क्या? अब ये तो हमारे, ये तो क्या वक्र परिस्थिति क्षेत्रफल में काम आएगा। अब उसके बाद में होता है संपूर्ण परिस्थिति क्षेत्रफल। अब संपूर्ण परिस्थिति क्षेत्र का मतलब आप समझते हो बच्चों, इसमें ये वक्र परिस्थिति क्षेत्र भी आ गया, संपूर्ण का मतलब पूरा, जो इसका ढक ढाक है ना नीचे वाला, ये वाला भाग भी आ गया, और ये वाला भाग। इसका मतलब देखो, इसका संपूर्ण परिस्थिति क्षेत्र में निकाल, उसमें क्या आएगा? वक्र परिस्थिति क्षेत्रफल भी आ जाएगा। प्लस में क्या आ जाएगा? ये वर्त बना दिखाई दे रहा है ना आपको, वर्त, इसका भी क्षेत्रफल क्या हो जाता है? इसमें शामिल हो जाता है, पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब शंकु का संपूर्ण परिस्थिति क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र परिस्थिति क्षेत्रफल प्लस वर्त का क्षेत्रफल। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? संपूर्ण परिस्थिति क्षेत्रफल आ जाता है। तो ये तीनों सूत्र आपको याद रखने हैं, और ये वाली आपको याद रखनी है। अब हम पर्सनाली को स्टार्ट करेंगे उदाहरण से, तो आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम पर्सन को स्टार्ट करते हैं। तो चलो बच्चों, अब उदाहरण से देखिए, हम उदाहरण नंबर 1 पढ़ेंगे, और इसको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, देखिए, एक लंबवर्तीय शंकु का वक्र परिस्थिति क्षेत्रफल निकालना। क्या निकालना है? शंकु का वक्र परिस्थिति क्षेत्रफल निकालिए, जिसकी तिरक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। हमें एक शंकु दिया गया है, उसका हमें क्या निकालना? वक्र परिस्थिति क्षेत्रफल निकालना, जिसमें आपको उसकी तिरक ऊंचाई दे रखी है और त्रिज्या दे रखी है। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपको पीछे नहीं समझ में आया तो आप क्वेश्चन में और समझा देंगे आपको, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये वाला, तो
ठीक है, ये शंकु हो गया हमारा। ये वर्त है तो वर्त का केंद्र हो गया, यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या कहलाती है, केंद्र से वर्त की परिधि तक दूरी ये होती है त्रिज्या, जिसको हम लिखते हैं आर से। और ये शीर्ष से लेके त्रिज्या तक की दूरी क्या कहलाती है, ऊंचाई होती है बच्चों, ऊंचाई, इसको लिखते हैं ऐसे। अब जो तिरछी लाइन दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं हम इधर वाली, ये मैं इधर लिख देता हूं, ये वाली तिरक ऊंचाई क्या होती है, तिरक ऊंचाई, ऊंचाई जिसको लिखते हैं एल से। अब आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक तो आपको दे रखी है तिरक ऊंचाई, क्या दे रखी है, तिरक ऊंचाई, मतलब आपको दे रखा है एल का मान कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और एक आपको दे रखी है त्रिज्या, क्या दे रखी है बच्चों, त्रिज्या दे रखी है, मतलब आपको आर का मान दे रखा है 7 सेंटीमीटर। और आपसे क्या पूछा गया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले, तो आपको क्या लिखना है, लंबवर्तीय, एक लंब वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पहले क्षेत्रफल लिख लेना, एक लंबवर्तीय शंकु का वक्र, क्या लिखोगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या लिखोगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पाई आर एल, क्या होता है, पाई आर एल होता है। अब यहां से आपको पाई का मान इसने दे तो नहीं रखा है, जब तक आपको नहीं दे रखा है आपको 22/7 लेना। अगर क्वेश्चन में आपको पाई का मान नहीं दे रखा है तो आपको पाई का मान कितना लेना है, 22/7 लेना है। क्या लेना, पाई का मान आपको 22/7 ही लेना है। तो यहां से देखिए पाई के स्थान पर क्या रखोगे, 22/7, ठीक है। आर का मान आपके पास कितना है, आर का मान 7 है, एल का मान आपके पास कितना है 10 है, ठीक है। देखो यहां से 7 से 7 तो कट गया, तो यहां से बचा 22 गुणा 10, 22 को 10 से गुणा करोगे तो होगा 220। अब देखो ये 220, अब ये सेंटीमीटर में है, देखो जब भी क्षेत्रफल की वर्ग इकाई होती है और आयतन की घन इकाई होती है, क्या होती है, इसकी इकाई होती है ना, इकाई, तो वर्ग इकाई में तो इसको क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल आएगा जब सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, इसका वर्ग इकाई क्या आएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल को हम वर्ग इकाई में लिखते हैं, किसमें लिखते हैं, वर्ग इकाई में। आयतन को लिखते हैं घन इकाई में, तो इसकी इकाई लिखेंगे तो क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, अब अगर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर होती है और मीटर दे रखा तो मीटर स्क्वायर होती है। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये वाला कितना होगा, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, तो जब आपको दे रखा ना सीधा सीधा रखना है तो बस सूत्र में उत्तर आ जाएगा। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अगला उदाहरण करते हैं। अगला उदाहरण देखिए बच्चों, उदाहरण नंबर 2। देखो क्या दे रखा है, एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। अब की बार आपको बच्चों क्या दे रखा, ऊंचाई दे रखी है और आपको त्रिज्या दे रखी है, लेकिन तिरक ऊंचाई नहीं दे रखी है। फिर आपसे क्या पूछा गया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। देखो ये डायग्राम थोड़ा सा सही नहीं है, इसको सीधा बनाते हैं, ठीक है। अब ठीक है लगभग, ये शंकु बना दिया हमने और ये वाली। अब की बार आपको क्या दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है, आधार की त्रिज्या। देखो जिस पे ये टिका होता है ना, जिसके ऊपर टिका होता है उसे आधार बोलते हैं। तो आधार की त्रिज्या आपको क्या दे रखी है बच्चों, त्रिज्या आर का मान आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई ये वाली एच का मान आपको दे रखा है 16 सेंटीमीटर। आपको बच्चों क्या एल का मान, अब एल का मान आपको पता नहीं है। एल का मान निकालने के लिए मैंने आपको एक सूत्र बताया था ना, और मैंने बताया था कि किस सूत्र से आता है, वो यहां पे समकोण त्रिभुज से निकल के आता है, ठीक है। तो अब देखो ये सबसे पहले यहां पे हम जानते हैं कि शंकु, पहले तो आप लिख लो, आपको शंकु की ऊंचाई दे रखी है, तो शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी है बच्चों, एच का मान आपको दे रखा है 16 सेंटीमीटर और आपको त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या आर का मान आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप लिखोगे शंकु का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो आप जानते हो पाई आर एल। अब आपके पास आर का मान है, एच का मान आपको चाहिए नहीं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्र में तो एल का मान चाहिए। तो एल का मान निकालने के लिए मैंने बताया था एल बराबर होता है रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसके माध्यम से हम निकालेंगे। तो यहां से देखो आर का मान आपके पास है, एच का मान है, तो इसमें रखिए एल बराबर आर का मान कितना आपके 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस एच का मान कितना है 16, तो 16 का स्क्वायर। तो यहां से एल बराबर आएगा बच्चों 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और 16 का स्क्वायर होता है बच्चों 256। कितना होता है 256 होता है बच्चों। अब यहां से एल बराबर कितना आएगा आपके पास, जोड़ो इन्हें, तो यह आएगा 256 प्लस 144, शून्य असल की 1, 10 की शून्य असल की 1, 3 कितना 4, कितना होता है 400। अब 400 का अंडर रूट कितना होता है बच्चों, वर्गमूल। अंडर रूट का मतलब वर्गमूल बताइए 400 का, तो 400 का वर्गमूल होता है बच्चों 20। तो आपके पास एल का मान कितना आ गया है 20 सेंटीमीटर। कितना आ गया है 20 सेंटीमीटर आ गया बच्चों। वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल तो 400 का वर्गमूल कितना 20 और एल का मान कितना होगा 20 सेंटीमीटर। अब आसानी से आप निकाल सकते हो यहां से शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां से आप निकालोगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल आप जानते हो पाई, पाई का मान आपकी बार आपको दे रखा है कितना लेना है 3.14 लेना है। तो यहां से आपके पास कितना आएगा पाई का मान 3.14, आर का मान आपके पास कितना है 12, एल का मान कितना है 20। ठीक है हो गया। अब गुणा कर लो यहां से, तो यहां से आएगा गुणा करोगे 3.14, 12 को 20 से गुणा करोगे तो कितना होगा 240, 12 दूनी 24, 12 को 2 से 12 दूनी 24 तो 240 हो गया। अब यहां से देखो बच्चों, आप यहां से देखो इसको पॉइंट उठाओगे आप, तो यहां से देखो दो पॉइंटों के दो संख्या बाद में पॉइंट है, तो जब दो संख्या बाद में पॉइंट है तो उसको उठाए तो नीचे कितना आता है 100 आता है। कितना आता है 100, तो नीचे आ गया 100 और इनटू में कितना है गुणा में 240, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक है अब देखो यहां से आपके पास कितना है 314 गुणा 24 और बटे में कितना 10। तो यहां से आपको 314 को 24 से गुणा कर लो, 4 चौक 16 चल के 4 1 5 4 3 12, 4 दूनी 8, 2 1 2, 3 दूनी 6, 6 8 5 13 चल के 5 और कितने हो गए 7। आपके पास कितना आ गया 7536 बटे में कितना आएगा 10। अब जब एक 10 है ना एक शून्य है तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, तो यहां से कितना आएगा 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास वक्र पृष्ठीय क्षेत्र में कितना आ जाएगा 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चों अगला उदाहरण देखिए। इस प्रश्नावली में 3 ही उदाहरण हमारे पास कितने हैं, जो ये अंतिम उदाहरण है। आज के लिए हमें ये 3 ही उदाहरण पढ़ेंगे क्योंकि हमने बेसिक भी पढ़ लिया और उदाहरण भी पढ़ लिया। कल हम इस प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे, तो ये अंतिम उदाहरण, इसको पढ़िए। एक भुट्टा, अब भुट्टा जानते हो क्या, भुट्टा मक्का बोलते हो, मक्का को ही हम क्या बोलते हैं भुट्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं भुट्टा बोलते हैं। तो देखो क्या कहा गया है, एक भुट्टा कुछ कुछ शंकु जैसे के आकार का है। मतलब एक भुट्टा है, इसे देखो आपने देखा होगा तो एक भुट्टा इस तरह बना होता है, इस आकार का। ऐसे थोड़ा सा मैं बना देता हूं, आपको दिखा देता हूं बनाकर किस तरह का बना होता है। इस तरह बना होता है, इस तरह का बना होता है ना भुट्टा, आपने देखा होगा इस तरह का होता है। अब ये भुट्टा है ना, ये नीचे के सिरे से आपको दिखाई दे रहा है एक शंकु के आकार का बना हुआ है। इसने क्या कहा है शंकु के आकार का है। अब इस भुट्टे के अंदर तो दाने तो होंगे, ऐसे मक्का है तो दाने तो होंगे ना इस तरह। ठीक है क्या है जैसे शंकु जैसे आकार का है, जिसमें सबसे चौड़े सिरे की त्रिज्या कितनी है, ये चौड़ा सिरा है ये वाला, इस तरह का चौड़ा सिरा। इसकी त्रिज्या दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है त्रिज्या दे रखी है आपको आर का मान 2.1 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है 2.1 सेंटीमीटर दे रखा है। मैं यहां से लिख देता हूं इस तरफ ताकि आपको दे 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है और इसकी लंबाई, लंबाई या लंबाई को हम बोल सकते हैं ऊंचाई,
इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है हमें, ऊंचाई कितनी दे रखी है, एच का मान कितना दे रखा है आपको 20 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि भुट्टे में प्रत्येक 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठ पर औसतन 4 दाने हो, इस भुट्टे पे क्या कहा गया है कि 1 सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर भाग आएगा ना, उसमें कितने दाने हैं, 4 दाने हैं। कितने दाने हैं, 4 दाने हैं। तो ज्ञात कीजिए कि इस पूरे भुट्टे में कुल कितने दाने होंगे। तो आपको इस पूरे भुट्टे का क्या निकालना, दानों की संख्या बतानी। अब मेरे को एक बात बताइए, आपने भुट्टा देखा, इस देखो मार्कर देखो ये, ठीक है, इस मार्कर में भुट्टे होते हैं तो उसके ऊपर वाला तो ऐसे का, इस मार्कर के ऊपर जैसे ये निप दिखाई देते हैं इस तरह होता है, और नीचे वाला हिस्सा इस तरह होता है। इसके बीच बीच में भुट्टे, मक्के के दाने होते हैं क्या, इस भुट्टे के दाने बीच में होते हैं क्या। तो इस भुट्टे का बीच का भाग कौन सा भाग होगा, हमें किस क्या निकालना पड़ेगा, इसका वक्र परिवर्तित क्षेत्रफल। क्योंकि जो भुट्टा होता है उसके बीच में तो दाने होते हैं, देखो यहाँ इसके बीच में, यहाँ चोटी पे थोड़ी दाने होते हैं, यहाँ नीचे भी दाने नहीं होते हैं। इसका मतलब जो बीच का भाग होता है ना, ये वक्र परिवर्तित क्षेत्रफल होता है। ये कौन सा होता है, वक्र। तो आपको इस भुट्टे का क्या निकालना है, वक्र परिवर्तित क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले आप लिखोगे शंकु की त्रिज्या दे रखी है, आप शंकु लिख देना, भुट्टा लिखने की आवश्यकता नहीं है। शंकु की त्रिज्या कितनी है आपके पास, आर का मान आपको पास दे रखा है 2.1 सेंटीमीटर, और आपको ऊंचाई दे रखी है इसकी, क्या ऊंचाई, मतलब एच का मान आपको दे रखा है कितना 20 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे, शंकु, या आप लिख दो शंकु लिख दो या फिर भुट्टा लिख दो। क्या लिखोगे, भुट्टा, भुट्टा का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप अगर शंकु लिखोगे ना तो भी गलत नहीं होगा। आप ये मत सोचना कि सर आपने तो भुट्टा लिखा है पाई आर एल से। अब वो दिक्कत आ गई, हमें यहां किसका मान चाहिए, एल का मान चाहिए बच्चों, किसका चाहिए, एल का। तो एल का मान निकालने के लिए वो लगाएंगे, एल बराबर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल का मान निकालोगे, यहां पे आर का मान रखो कितना है 2.1 का होल स्क्वायर, और एच का मान कितना 20 का होल स्क्वायर। तो यहां से 2.1 का होल स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा बच्चों आपके पास 4.1, क्या आएगा 4.41। देखो 21 का वर्ग, 21 को 21 से गुणा कर लो, 1 2 2 4, तो 1 4 4, तो 21 का वर्ग आता है 441, तो ये आएगा 4.14, कितना आएगा 4, और 20 का वर्ग होता है 400, कितना होता है 400। अब आप कहोगे सर ये 4.14 कैसे आया, देखो 2.1 को 2.1 से गुणा करोगे तो कितना आता है ये। अब एक बार के लिए देखो, एक संख्या बाद में पॉइंट ये है, एक संख्या बाद में, तो 10 ये हो गया, 10 इसका हो गया, तो ये 100 हो गया क्या, 2 जीरो होगी। अब 21 को 21 से गुणा करते तो कितना होता है 441, 2 जीरो छोड़ के पॉइंट लगाएंगे हम यहाँ पे, तो हमारे पास कितना आता है 4.14 ही आता है क्या। अब इनको जोड़ोगे तो आपके पास टोटल कितना आएगा 404.41, और ये देखो एल का मान कितना आएगा आपके पास, टोटल एल का मान निकालोगे यहां से तो आपके पास आएगा 20.11 सेंटीमीटर। अब इसका जो वर्गमूल निकालोगे ना, अब इसका वर्गमूल इसका तो कितना आएगा 20.11 सेंटीमीटर, कितना आएगा 1 सेंटीमीटर। तो एल का मान आपके पास ये आ गया। अब आसानी से आप क्या निकाल सकते हो इस भुट्टे का। अब मैं इसको मिटा दूं, इसका डायग्राम मिटा देता हूं, आपको समझा दिया मैंने ये, तो इस डायग्राम को मिटा देते क्योंकि आप बोर्ड पे जगह नहीं है। अब इधर लिखेंगे हम, तो यहां से हम क्या लिखेंगे, भुट्टे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो क्या होता है पाई आर एल। अब पाई का मान मैं क्वेश्चन में देख लेता हूं कितना लेना है। तो पाई का मान अब दे नहीं रखा क्वेश्चन में, तो आपको क्या लेना 22/7 ही लेना है। तो 22/7, आर का मान आपके पास 2.1, और एल का मान कितना आपके पास ये रहा 20.11। तो यहां से देखो, अब यहां से 22/7, यहां से देखो एक संख्या बाद में पॉइंट है तो पॉइंट उठाओ तो कितना आ जाएगा नीचे 10, या दो संख्या बाद में तो यहां से पॉइंट उठाओ तो नीचे कितना आ जाएगा 100। यहां से देखो काटोगे 7 से, 7 ये 21, तो यह आ गया 22 गुणा 3 गुणा ये वाला, और बटे में क्या आ गया 10 गुणा 100। या फिर आप टोटल लिखोगे तो ये हो गया 66 गुणा कितना होगा ये वाला, बट्टे में देखो इस 10 को 100 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 1000। अब यहां से आप 2011 को 66 से गुणा कर लो, 66012, 66012, ये भी आएगा 66012,
तो आपके पास आएगा 6, 6 दूनी 12 से 7, 2, 3, 1 जी 6 आ गया, 6 दूनी 12 से 1, 7 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 1। तो आपके पास टोटल कितना आया ये वाला, और बट्टे में कितना है 1000। तो अब देखो बट्टे में 1000 है, तो आप कितनी संख्या छोड़ के पॉइंट लगाओगे, 3, 1, 2, 3, तो आपके पास आएगा 132.726 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैंने बताया था क्षेत्रफल की वर्ग इकाई में आएगा ना, क्षेत्रफल तो इसकी वर्ग इकाई क्या आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आपके पास इसका टोटल क्षेत्रफल आ गया कि इस पूरे क्षेत्रफल में, इतने क्षेत्रफल में मक्के के जो दाने वो लगे हुए हैं, ठीक है। अब दाने तो पता नहीं कितने हैं, लेकिन हमें ये जरूर दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने दाने हैं, 4 दाने हैं। तो इतने में निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास टोटल दाने आ जाएंगे, ठीक है। तो यहां से देख लो आपके पास यहां तक आ गया ना, ठीक है। अब देखो यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं थोड़ा से बोर्ड पे जगह नहीं तो उसको मिटाऊंगा मैं, है ना। तो यहां से लिख देता हूं मैं, देखो इधर यहां पूरा नहीं मिटा रहा हूं, ताकि यहां पे लिख देता हूं, बस मैंने वो सूत्र मिटाया है, वो एल का मान। तो यहां पे आपको क्या दे रखा है, देखो यहां पे क्या दे रखा है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रत्येक का मतलब होता है बच्चों 1, प्रत्येक का मतलब कितना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठ पर औसतन दाने कितने हैं, 4। तो हमारे पास कुल है कितना क्षेत्रफल, ये है क्या, 1 पृष्ठ मतलब 1 सेंटीमीटर पृष्ठ पे हमारे पास इतना पृष्ठ है, तो क्या निकालोगे 132 पॉइंट। इसको शॉर्ट में आप लिखना चाहो तो आप बच्चों इसको लिख सकते हो शॉर्ट में 73 लिख सकते हो, या फिर इतना ही रहने दो। तो 726 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठ पर औसतन दाने होंगे। तो आप क्या करोगे, 132.726 को गुणा कर दोगे किससे, 4 से। तो आपके पास टोटल आ जाएगा, गुणा करो, 6 चौक 24 असल की 2, 4 दूनी 8, 8 2 10 असल की 1, 7 चौक 28 से कितना हो गया 29 असल की 2। ये पॉइंट आ गया तो पॉइंट लगाए, 4 ते 12, 12 और 2 14 असल की 1, 4 ते 12 और 1 13 असल की 1, 4 और 1 कितना हो गया 5। तो कितना आएगा, कुल कितने दाने हैं उसमें, यहां पे 534.904, कितना है 534.904। तो आप इसको इतना नहीं लिख सकते बच्चों, लगभग में लिख देना, इसको मिटा दो, आप लिख सकते हो 534 लगभग। आपको किताब में यहां पर उत्तर देखने को मिलेगा 531, कितना मिलेगा 531 बच्चों। तो आप ये मत सोचना सिर्फ 534 कैसे है, क्योंकि बुक में इसने लगभग में दे रखा है। यहाँ पे जो हमने लिया है ना ये वाला 700 कितना 26, तो ये 726 नहीं, इसने लगभग में ले रखा है इसको 73, कितना ले रखा है 73 ले रखा है। तो लगभग में इसको 73 ले सकते हो आप, इन दोनों को उठाओगे तो यहाँ 3 ले लो, ये 2 के स्थान में कितना आ जाएगा, देखो 5 से ऊपर संख्या होती है ना उतनी है तो उसको हम 10 के बराबर मानते हैं। तो यहां से असल के आ जाएगी 73 हो जाएगा, तो 73 को गुणा करोगे तो 31 की हमारे पास 31 ही आएगा। अब ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों उत्तर सही है। तो आप ये मत सोचना कि सर बुक में कुछ और दे रखा है आपने कुछ और बताया, ये दोनों ही उत्तर सही है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे बच्चों, हमने इस प्रश्नावली के उदाहरण के लिए, कल इस प्रश्नावली के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आप सभी को अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी आपको दिक्कत है तो आप कमेंट के माध्यम से बता देना, ताकि हम क्वेश्चन शुरू करेंगे उससे पहले आपको दिक्कत, जो आपको दिक्कत है उसको दूर कर देंगे, ठीक है। तो सभी को मैथ अड्डा सिस्टम की तरफ से धन्यवाद।